क्लास में हमने जो हमारा ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हो रहा था उसका कंसेप्ट देखा था, और जो स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन है, रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है, ये सब कंसेप्ट हमने पढ़े थे। आज की क्लास में हम जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक टर्म है उसको समझते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है और वो होता क्यों है। अब देखो, पहले जो ये चीज़ें हैं इसको नेचर से कैसे रिलेट करते हैं कि हम पहली चीज़ ऑब्जर्व करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना। अगर हम स्टार्स को देखें स्काई में वो ट्विंकल करते हैं। और क्या चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो सनसेट और सनराइज है वो एक तो दूर होने पे रेड कलर का होता है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि हम सन जो है जो एक्चुअल में ना हो के भी हमें सन की लाइट पहले से ही मिलने लग जाती है, भले ही सन विजिबल नहीं होता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ये अर्थ है और यहाँ पर मेरे पास सन हमारा इस पोजीशन में है, लेकिन जो सन की लाइट है वो यहाँ आके हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। सन की लाइट पहले आ रही है और हमें सन विजिबल नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि सन एक्चुअल में यहाँ पोजीशन में है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी लाइट रिफ्लेक्ट करके हमें सुबह होने से पहले ही सन की लाइट फील हो जाती है। तो ये जो दो नेचर के हमारे पास ऑब्जर्व फिनोमिनन थे उसके ऊपर हमने ये समझा कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। सबसे पहले इस बात को समझो, एटमॉस्फेयर का मतलब कि जो एयर की थिक लेयर है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, हमें पता है अर्थ के चारों ओर क्या है, थिक डेंसिटी की एयर है जो कि ग्रेविटी की वजह से हमारे अर्थ के साथ है, ठीक। और ये लेयर वाइज डिवाइडेड है ना। जो पहली लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, ये सबसे ज़्यादा डेंस होती है। उसके बाद होती है स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब इनका जो मैंने अलग अलग नाम बताया है या ये जो कंसेप्ट दिया गया, ठीक, ये मेरी अर्थ है और इसमें जो एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है कुछ इस तरीके से लेयर्स में डिवाइडेड है। तो इसका हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर होती है इसमें जो है सबसे ज़्यादा एयर प्रेजेंट होती है और डेंसिटी हाई होती है। अब क्योंकि देखो डेंसिटी हाई है, ट्रोपोस्फेयर की डेंसिटी हाई है, लेकिन जब स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, और एक्सोस्फेयर में लाइक मिनिमम या होती ही नहीं है, इसमें ज़्यादातर स्पेस होता है और टू लेस एयर, ठीक, क्योंकि ये थिनेस्ट होती है। थिनेस्ट एक्सोस्फेयर, थिनेस्ट लेयर होगी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की। उसके बाद थर्मोस्फेयर में लोअर डेंसिटी, ठीक, इसमें मिडल की होती है, कई बार इंक्रीज कर जाती है क्योंकि यहाँ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं कुछ। तो ये जो मेरी डेंसिटी का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो याद करो जब हम डिस्कस कर रहे थे कि एयर टू ग्लास जा रहा था कोई भी लाइट की रे, तो वो रिफ्रैक्शन हम देख रहे थे कि वो रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करती है, ठीक, रे टू टेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करती है वो लाइट की रे। इसका मतलब क्या है कि जो एयर और ग्लास है आपस के एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में रेयर और डेंसर मीडियम का काम कर रहे हैं। वही सेम चीज मेरे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है। इस तरीके से लगाओ कि देखो ये जो लेयर्स होंगी जहाँ पे डेंसिटी कम है वो रेयर मीडियम का काम करेगी। जब सन की लाइट, सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ आ रही होगी तो सबसे पहले एक्सोस्फेयर मिलेगी, उसके बाद थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो ये जो लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर की, इनकी डेंसिटी कंपेरेटिवली लो है, तो ये मेरे लिए क्या काम करेंगी, एक रेयर मीडियम का मेरी जो सनलाइट होगी। और जब अंदर आएंगे तो ये मेरी क्या डेंसिटी इनकी हाई है या कंपेरेटिवली इनके बीच में है, ठीक, तो इसके लिए ये डेंसर मीडियम होगा। तो ये जो लाइट की रे है, सनलाइट जो आएगी वो एक्सपीरियंस करेगी रिफ्रैक्शन, ठीक। और क्या तरीका है कि जब विंड मूव करती है तो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट में है, पार्टिकल्स लगातार इधर से उधर एयर के घूम रहे हैं, गैसेस इधर से उधर घूम रहे हैं, कहीं डेंसिटी ज़्यादा हो रही है कहीं कम हो रही है। इसका भी सीधा मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्शन है, डेंसिटी जब चेंज होगी स्पीड ऑफ सनलाइट जो आ रही है वो चेंज होगी, ठीक। तो इससे क्या होगा, हमें क्या ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो सनलाइट मैंने बोला तो यहाँ पे मूनलाइट के लिए भी कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है मून रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, तो जो मून की भी लाइट होगी वही सेम चीज एक्सपीरियंस करेगी, या फिर वो किसी स्टार की लाइट हो, क्योंकि सन भी क्या है, एक स्टार है, तो सेम कोई दूर स्टार प्रेजेंट होगा
तो वही चीज वे भी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, तो अगर जब लाइट की रे आएगी किसी स्टार से या फिर सन से मान लो, तो वो कैसे आएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगी। तो इसमें क्या होगा, चेंज होगा, है ना। अब रिफ्रैक्शन चेंज करेगा। देखो पहले तो मान लो लाइट की रे एकदम डायरेक्ट नहीं आएगी, ठीक है, इस बात समझ में आती है कि भाई रिफ्रैक्शन होगा रेयर टू डेंसर, तो मेरा लाइट की रेज में डिफ्लेक्शन आएंगे। ठीक, अब जो विंड है वो कंटिन्यूस मूवमेंट में है, कभी इधर फ्लो कर रही है, कभी वेस्ट टू ईस्ट या साउथ टू नॉर्थ, जो भी इसका मूवमेंट की डायरेक्शन है। जब ये मूव करेगी तो डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है ना। अब डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है, पार्टिकल लगातार चेंज हो रहे हैं, तो क्या पता इसकी लाइट की रे एक बार डायरेक्शन ऐसे हो जाए। अब देखो मेरी आइज तो क्या है, सेम जगह पोजीशन है, लेकिन इसकी जो लाइट की रे मेरी आइज में आ रही है वो अलग अलग आ रही है। उसका रीजन समझ में आता है कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स है, डेंसिटी अलग अलग है, एटमॉस्फेयर में विंड मूव कर रही है, तो मेरे को लाइट जो है अलग अलग रिसीव होगी। अब देखो याद करो, लाइट चैप्टर में हमने पहले ही इस कंसेप्ट को पढ़ लिया था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख सकते हैं, जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आए। ठीक, तो सेम चीज यहाँ पर अगर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, वो एक जगह जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट की रे हमारे पे डायरेक्ट ना आके इधर उधर रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, स्टार्स जो है इसीलिए ट्विंकल करते हैं। अब ट्विंकल करने का मतलब क्या है कि देखो स्टार ट्विंकल करते समझ में आ गया। अब प्लैनेट्स भी हमारे पास है, प्लैनेट्स की किसी किसी की लाइट हो सकती है, तो वो क्यों नहीं ट्विंकल करते, क्योंकि जो हमारा स्टार की बात करें तो वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, अब याद करो लाइट चैप्टर में हमने बोला था कि अगर लाइट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से आती है तो वो किस तरीके से आती है, एक पॉइंट सोर्स हम मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर अगर पॉइंट सोर्स से लाइट आएगी तो एक रे ऑफ लाइट आएगी, है ना, तो उसका डिफ्लेक्शन समझ में आता है। लेकिन जब हम प्लेनेट बोलेंगे तो वो कंपेरेटिवली पास है, इन्फिनिटी पे नहीं है। अगर वो कंपेरेटिवली पास है तो वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होगा। ठीक, अगर ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है तो हर किसी के लिए अलग अलग वो होगा, रिफ्रैक्शन समझ में आता है। यानी कि ट्विंकल का कोई पॉइंट नहीं है, ये एज इट इज रहते हैं। ठीक, तो एक्सप्लेन करना हो तो स्टार बहुत दूर है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, इसीलिए ट्विंकलिंग का समझ में आता है। प्लैनेट्स नहीं कर सकते, पास है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन जो ये हमें पता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। एक और चीज़ थी, जो स्टार्स होते हैं वो इनकी एक एपेरेंट हाइट होती है। ठीक, एक्चुअल में ये स्टार्स बहुत करीब होते हैं अर्थ के, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत दूर दिखाई देते हैं। इसका भी एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक, तो हमारे पास ये स्टार है ना, तो इसकी लाइट की रे एक्चुअल में ये पाथ होना चाहिए था, लेकिन जब रिफ्रैक्शन हुआ तो मे भी पाथ जो है इस तरीके से चेंज हो गया, तो इससे जो स्टार है वो मुझे यहाँ ना दिख के अब इसकी एक्चुअल डायरेक्शन कहाँ दिखेगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टार जो है एक तरह से क्या है, इसकी पोजीशन यहाँ ना होके यहाँ होगी रिफ्रैक्शन की वजह से। अब इसकी पोजीशन ये क्या है, एपरेंट है। ठीक, एपरेंट मतलब जो मुझे दिख रही है, लेकिन ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन। तो मैंने क्या कहा, जो स्टार होते हैं एक्चुअल में कम हाइट पे होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से इनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट का रीज़न, अगर आपसे कोई भी बोले तुमसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का टर्म कहाँ से आया, तो ये लेयर्स दिमाग में रखना। ठीक, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है वो सब बात समझ में आ गई। तो उसके बाद जो ये कंसेप्ट है सनराइज सनसेट का, वो इसका डायग्राम बना के, तो मैं ये आपसे बोल रहा था कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का मतलब क्या है। ठीक, तो मैंने आपसे क्या अभी तक डिस्कस करा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या है कि लेयर्स है कुछ, है ना, और लेयर्स में जो बाहर की एक तरह से जो सबसे आखिरी की लेयर्स है उसमें क्या है, डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। बात समझ में आती है कैसे, कि अब जैसे जैसे मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था, पुराना डायग्राम देखें, याद करें थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या थी, कम थी, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी। ठीक, तो डेंसिटी कम है, तो जैसे जैसे हम पास आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर का, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा याद करो, जो मेरा रेयरर टू डेंसर मीडियम वाला कंसेप्ट था कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो वो बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड कर जाएगी। ठीक, ये रेयरर है, ये डेंसर है।
ओके, है ना। तो रेयर मीडियम से एयर होगी। अब यहाँ पर क्या होगी, जो एक्सोस्फेयर थर्मोस्फेयर जहाँ पर डेंसिटी कम है वो रेयर मीडियम होगी, और स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर मेरी डेंसर मीडियम होगी। तो हर टाइम जब वो एक लेयर से पास होगा एटमॉस्फेयर में लाइट की रे, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, रिफ्रैक्शन, और वो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पर अगर तुम, जो मैं स्टार की बात कर रहा था, ठीक, अगर स्टार का समझ में आता है तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो ये हो गया अर्थ, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक। अब देखो जब स्टार की लाइट एक्चुअल में आनी चाहिए थी ये, ठीक है, पर हर बार रिफ्रैक्शन से हो क्या रहा है, रिफ्रैक्ट कर करके वो जो है हमारा एक्चुअल में यहाँ पहुँच गया था, ठीक है, क्योंकि ईच टाइम रिफ्रैक्शन होगा वो बैंड होगी नॉर्मल के, और नॉर्मल में बैंड होने से उसकी अपरेंट पोजीशन मुझे ये दिखेगी और एक्चुअल पोजीशन ये है। तो देख रहे हो आप कि लाइट की रे आनी ऐसे चाहिए थी, मुझे ये दिखना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन जो लेयर्स इसके बीच में है, तो ईच टाइम ये आएगी रिफ्रैक्ट कर देगी, ईच टाइम आएगी लाइट की रे रिफ्रैक्शन करके मुझे अपरेंट पोजीशन दिखाई देगी ऑब्जर्वर से। सेम चीज में मैं अगर बात करूं एडवांस सनलाइट और सनसेट के कंसेप्ट में, कि देखो अगर अर्थ पर ये ऑब्जर्वर है, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है एक हॉरिजॉन, हॉरिजॉन का मतलब जो मिडल लाइन है ना, ठीक। तो जब सन की पोजीशन यहाँ है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि सन हमें विजिबल हो ना हो लेकिन लाइट विजिबल होती है, ठीक। और सन जो है कुछ मिनट्स पहले, मान लो 2 मिनट्स पहले विजिबल हो जाता है। जैसे स्टार विजिबल हो रहे हैं ऊपर, क्योंकि उनकी हाइट एक्चुअल में नीचे है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेम चीज़ देखो, अब सन की लाइट आ रही कुछ इस तरीके से इस ऑब्जर्वर के पास, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी, लेकिन रिफ्रैक्शन ने क्या करा, इसी डायरेक्शन को नॉर्मल रिफ्रैक्ट करके हम, क्योंकि हम स्ट्रेट दिखेगा तो ये सन हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक, सन इज सीन अबव हॉरिजॉन, ठीक। तो ये मेरा हो गया सनराइज, जब सनराइज कर रहा होगा। अब देखो, अब जब सनसेट का टाइम आएगा, ठीक, अब सन जब यहाँ पर सन सेट कर चुका है, ठीक है, हॉरिजॉन के नीचे जा चुका है, अब वो अदर हाफ जो है अर्थ का, वहाँ पर डे होगा, लेकिन जब ये अदर हाफ में गया तो यहाँ पर अब दोबारा से जब इसकी लाइट की रे ऑब्जर्व कर रहा होगा मेरा ऑब्जर्वर, ये सनसेट का टाइम है, तो यहाँ पर दोबारा से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जो लाइट की रे इस तरीके से आनी थी वो अब यहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा, तो सन सीन अबव हॉरिजॉन, तो अबव हॉरिजॉन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ 2 मिनट्स एक्स्ट्रा सनसेट हमें दिखेगा, ठीक। तो मतलब कुछ टाइम के एक्चुअल सनराइज एक्चुअल सनसेट से पहले या बाद में हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, एडवांस सनराइज पहले हो जा रहा है और डिलेड सनसेट, ठीक। तो ये बात समझ में आती है। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट है वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया, डिस्पर्जन एक टर्म समझ ली, या अलग अलग जो हमारे मीडियम है वहाँ से रिफ्रैक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास है एक टर्म स्कैटरिंग। अभी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये 9th क्लास में भी टर्म आया था हमारे पास। कैसे? अब देखो स्कैटरिंग जब हमने वर्ड पढ़ा था तो जब हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहाँ पर एक टर्म था टिंडल इफेक्ट, याद करो। तो वहाँ पर कुछ अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यहाँ पर समझ लो जो 9th क्लास के बच्चे उनके लिए भी काम का चैप्टर या काम का टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब इस लाइन को समझो। एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने कैसे देखा था मिरर में, कि अगर एक लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है सेम एंगल पे कर रही है, आई आर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक, अच्छा ये नॉर्मल लाइन वो सब समझ में आता है कंसेप्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पार्टिकल रिफ्लेक्शन करेगा वो सारी डायरेक्शन में कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास पार्टिकल है और लाइट की रे से स्ट्राइक करती है तो हर जगह ये रिफ्लेक्शन कर देगा लाइट को। ठीक, स्कैटर कर रहा है, स्कैटर मतलब एकदम फैला देना पूरे तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे स्कैटर करके बांट दे रहा है एक ऑब्जेक्ट को ऑल डायरेक्शन में, उसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो हमने लाइट की व्हाइट लाइट में डिस्कस करा था क्या क्या चीज़,
कि जो वाइट लाइट है वो स्पेक्ट्रम है 7 कलर्स का, उसमें 7 कलर्स है, हर कलर की एक अलग अलग स्पीड है एक मीडियम में, और उस स्पीड की वजह से हम जो है एक स्पेक्ट्रम देखते हैं कि ब्लू वाले की स्पीड कम है, उसकी वेवलेंथ कम है ना, और डाइवर्जन वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है ना। यही सारी चीज़ हम यहाँ पर लगाते हैं। अगर फाइन पार्टिकल्स हैं तो वो ब्लू लाइट देते हैं स्कैटर करने पर। मतलब समझ में आ रही है बात कि अगर पार्टिकल छोटे हैं, अब पार्टिकल छोटे होंगे तो जो हमारी जिसकी स्पीड कम होगी, अब मैंने क्या डिस्कस करा था, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, स्पीड भी कम होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा, और स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं रेड लाइट को, और लार्ज, और जो सबसे ज़्यादा लार्ज इनफ है वो वाइट लाइट को स्कैटर करते हैं। अब ये चीज़ समझ में आती है तो जो हमारे कुछ नेचुरल फिनोमेनन है हम उनको देखें। हमें पता है स्काई जो है, स्काई अपीयर्स स्काई ब्लू, ठीक है। अब इसका रीज़न भी इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम डे टाइम की बात करें तो पार्टिकल्स का साइज क्या है, एक तो पहले बात फाइन इनफ है, मतलब बहुत ही छोटा है, फाइन पार्टिकल्स है। अब जो ये पार्टिकल छोटे हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होते, हमें पता है मेयर में पार्टिकल्स नहीं देखते। अगर हम नेक्ड आई से देखें तो जो सन की लाइट आ रही है डे टाइम में वो स्कैटर करती है इन सारे पार्टिकल्स को, और पूरा जो स्काई है, जो वाइट लाइट है वो स्कैटर किस में हो जाती है, स्काई ब्लू या ब्लू लाइट में, ठीक है। क्योंकि देखो एक वॉयलेट होता है, एक इंडिगो होता है, तो इंडिगो कलर के करीब ये स्काई कलर होता है, ठीक। तो स्काई ब्लू में पूरी ये लाइट स्कैटर कर जाती है, ठीक। अब अगर मैं हायर एल्टीट्यूड पे जाऊं तो मुझे पता है डेंसिटी वहाँ कम है, डेंसिटी कम है तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर कोई एरोप्लेन में हायर एल्टीट्यूड पे ट्रैवल कर रहा होगा तो उनको वो जो स्काई है वो ब्लैक नज़र आ रहा होगा। तभी तो देखा है आपने कई बार स्पेस में ब्लैक होता है, या हायर एल्टीट्यूड में जो मैंने बात कही, क्योंकि वहाँ पे जो स्कैटरिंग की लाइट उनकी आइज़ में आनी चाहिए। जो अगर पर्सन अर्थ पर है या सॉइल पे प्रेजेंट है, ग्राउंड पे प्रेजेंट है, तो उसको तो सारी पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट करके स्कैटर करके लाइट आ रही होगी तो ब्लू एक्सपीरियंस कर रहा होगा। लेकिन अगर एल्टीट्यूड पर है, हाई एल्टीट्यूड पे वो पर्सन एरोप्लेन में फ्लाई कर रहा है, तो उसके लिए स्काई जो है ब्लैक एक्सपीरियंस होगा या ब्लैक विजिबल होगा। यही कंसेप्ट है मेरे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ठीक है। और क्या हम स्कैटरिंग एक्सपीरियंस करते हैं कि हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जब हमारा सनराइज होता है या सनसेट होता है, ठीक है। देखो मैंने एक बात तो डिस्कस कर ली थी कि हमें टाइम से पहले सन का एक्सपीरियंस हो जाता है, और टाइम से कुछ देर बाद सनसेट के टाइम जो है कुछ देर तक सन नीचे होता है लेकिन हमें ऊपर दिखाई देता है। एक और चीज़ तुमने ऑब्जर्व करी होगी कि ये रेड लाइट का होता है, रेड कलर का होता है सन। कभी क्वेश्चन आया दिमाग में, है ना। अगर हम फिजिक्स को नेचर से जोड़ के रखें, देखो फिजिक्स पूरा टोटली नेचर बेस्ड है। जो नेचर में तुमने ऑब्जर्व करा है उसी के हमने रूल बना दिए, उसी के कुछ फेनोमेनन नाम रख दिया, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सकता है अगर तुम डेली लाइफ को ऑब्जर्व करो, क्योंकि जो डेली लाइफ में हो रहा है कि सन जो है रेड होता है अर्ली मॉर्निंग में, और इवनिंग के टाइम अगर हम सनसेट देखें तो वो रेड कलर का या ऑरेंज कलर का होता है। तो इसका भी रीज़न स्कैटरिंग ऑफ लाइट से समझ में आएगा। कैसे आएगा, देखो जब यहाँ पर रेड कलर या मतलब जब जस्ट इससे दूर पे है, ठीक है, देखो अब इसका पाथ इस तरीके से है ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कम। तो जब ये हॉरिजन पे होगा यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जब ये जस्ट राइज कर रहा होगा तो इसको जो है सबसे ज़्यादा ट्रैवल करनी है लाइट को। अब लाइट को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना है तो यहाँ पर क्या है, थिकर क्लाउड्स होंगे, डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा होगी, हॉरिजन पे है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अब देखो डेंसिटी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कौन सी लाइट ट्रैवल करके आ पाएगी। अब ब्लू लाइट की मैं बात करूं तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या है, कम, स्पीड भी कम होगी, तो वो हमारी आइज तक पहुंच पाएगी ही नहीं। जो स्कैटरिंग कर पाएगा वो कौन करेगा, रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट जो है ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है, वेवलेंथ ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। इसीलिए जो ऑब्जर्वर यहाँ पर प्रेजेंट होगा
इतनी दूरी की वजह से इसको ये जो सन है वो रेड कलर का ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर आफ्टरनून की बात करें, ठीक, तो आफ्टरनून में पूरा हमें एक्चुअल में वाइट ऑब्जर्व होता है। अगर हम क्लियरली ऑब्जर्व करें तो सन हमारा आफ्टरनून के टाइम जब जस्ट हमारे अबव हेड है तो वाइट ऑब्जर्व होता है। इसको भी तुरंत इसी तरीके से समझ सकते हो। तो वाइट क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? क्योंकि जस्ट इसके ऊपर है, डिस्टेंस कम है, तो जो हमारी वाइट लाइट है वो बिना स्कैटरिंग के भी आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये डिप करता है तो पहले येलो होता है, देन उसके बाद येलोइश ऑरेंज, और ऑरेंज और रेड कलर में बिल्कुल जब एंड करने जाता है, देखो पहले येलो, देन इसके कलर क्या है, और मतलब जो वेवग्योर मैं बात करूँ, देखो वेवग्योर था ना ऑरेंज रेड, ठीक, तो इसको मैं ठीक से लिखूँ VIVGYOR, ठीक है। तो मैंने कैसे बात करी कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो देखो इसकी स्पीड ज़्यादा, उसकी स्पीड इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड या सबसे ज़्यादा इसकी वेवलेंथ, ठीक। तो येलो होगा, उसके बाद वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होगी ऑरेंज वाले की, देन रेड की, ठीक। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे हमारा सन जो है डिप करने जाता है सनसेट के टाइम, हमारे पास ये ऑरेंज या रेड कलर का हो जाता है। तो इस चैप्टर में जो है यही एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन लास्ट टॉपिक था, इसके रीजन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। अच्छा, एक और कंसेप्ट रहता है, वो टिंडल इफेक्ट है हमारे पास, ठीक। अब इस टिंडल इफेक्ट को समझ लेते हैं। ज़्यादा कोई बड़ा कंसेप्ट है नहीं, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं सेम काम टिंडल इफेक्ट में। अब इसका नाम टिंडल क्यों? क्योंकि टिंडल साइंटिस्ट थे, ठीक। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए कि जैसे मान लो मैंने कोलाइडल पार्टिकल्स लिए, जैसे मिल्क सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन अगर याद हो 9th क्लास में, तो इसमें कुछ पार्टिकल्स है ना। तो जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कर रहे थे, सेम काम मेरा यहाँ पर ये जो पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वही करेंगे। देखो आसपास जो भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स पूरे में हमने बात करी है, चाहे 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, या लाइट में भी हमने बात करी कि डेंसिटी की बात करी, पार्टिकल्स पास है, डेंसिटी मीडियम है, रेयर मीडियम, तो सारी बात हम पार्टिकल्स पे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई टॉर्च लेता हूँ, ठीक, तो टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये टॉर्च की लाइट की रे आती है, तो हर पार्टिकल जो है एक स्कैटर करता है, ठीक। मैंने क्या बोला था, स्कैटर करने मतलब हर डायरेक्शन में कर देता है। तो हर डायरेक्शन में जो पार्टिकल है जो इस पाथ, इसके पाथ में आएगा, इस लाइट के पाथ में आएगा, वो स्कैटर करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा। तो लाइट क्या है, एक तरह से मुझे पाथ विजिबल होगा इस रास्ते का। तो यही मेरा टिंडल इफेक्ट होता है कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन में जिसमें पार्टिकल का साइज इतना सफिशिएंट है कि जब मैं उससे लाइट पास करूं तो पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं, तो स्कैटर करने से मुझे पाथ विजिबल होगा। इस चीज़ को एक जगह और ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर मेरा एक डार्क रूम है और सन की लाइट एक कोने से आ रही है, तो हम छोटे छोटे पार्टिकल्स का मूवमेंट देखते हैं, हमें पाथ विजिबल हो जाता है लाइट का, और वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं। अब वो एटमॉस्फेयर का है, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, किसी सॉल्यूशन के होंगे, वो स्कैटर कर ले लाइट को और उसका पाथ विजिबल हो रहा है, ठीक। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये बस ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, दिमाग में रखनी है, अपने आप पूरे सारे कंसेप्ट सॉल्व हो जाएंगे। अब इस चैप्टर में यही कुछ लास्ट कंसेप्ट थे, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो सारे डाउट सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करके, ठीक। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।